नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे बैंकों का अर्थ व बैंकिंग सेवाओं की आवश्यकता। आज के व्यावसायिक युग में आप बिना बैंकिंग व्यवसाय के नहीं रह सकते। उद्योगों के पीछे असली शक्ति धन है, जो व्यापार एवं वाणिज्य का आधार है। जब आप आपके धन को खोना नहीं चाहते हैं और आप उसको प्रयोग में भी नहीं ला रहे हैं, तब इस धन को बचाने का साधक है बैंक। बैंक में पैसा जमा करना एक व्यापार है, जहाँ आपके जमा धन पर भी पैसा मिलता है, जिसे हम ब्याज कहते हैं, इंग्लिश में इंटरेस्ट कहते हैं। अर्थात पैसे से पैसा बढ़ाने का साधन है बैंक। व्यक्ति पैसों के मामले में किसी पे विश्वास नहीं करता है, लेकिन पैसे बैंक में जमा कर बैंक पर विश्वास किया जा सकता है। भारत में बैंकिंग व्यवस्था नई नहीं है। इसने अपने अस्तित्व के विकास के लिए लगभग 200 वर्षों तक लंबा सफर तय किया है। इस अवधि के दौरान प्रशासन के नियम एवं बैंकिंग कार्यप्रणाली कुछ बदल गई है। प्रौद्योगिकी विकास के साथ जुड़ी हुई आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं को ग्राहकों की आवश्यकता के साथ ध्यान में रखते हुए बैंकिंग व्यवसायीकरण की आवश्यकता व अपेक्षाओं में भी वृद्धि हुई है। इस बैंकिंग व्यवस्था में और नियमों की आवश्यकता के फलस्वरूप मौजूदा बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 अस्तित्व में आया। अब हम देखेंगे कि बैंकों का अर्थ क्या है, बैंकों का क्या मतलब है। बैंक का अर्थ है कि बैंक एक व्यावसायिक तो संस्था है ही, बैंक एक वित्तीय संस्था है जो बचतकर्ता और निवेशकों अथवा निधियों के उपयोगकर्ताओं के बीच मध्यस्थ का कार्य करती है। हमने जहां अभी बात करी, बैंक मध्यस्थकर्ता का भूमिका निभाती है। बैंक एक तरफ जनता से धन जमा करती है, उस धन के बदले में जनता या ग्राहक बैंक से ब्याज अपने मूलधन पे कमाता है। उस जमा किए हुए धन को बैंक दूसरे ग्राहकों को ऋण के रूप में दे सकते हैं या निवेश के रूप में। तो हमने देखा कि बैंक मध्यस्थकर्ता की भूमिका निभाने में सक्षम है। अब हम बात करेंगे कि बैंकिंग सेवाओं की हमें क्या ज़रूरत है। जहां हमने बात करी कि बैंक एक तरफ ग्राहकों का धन जमा करते हैं, दूसरी तरफ उन ग्राहकों को वो उधार देते हैं जिन्हें धन की आवश्यकता है। तो जिन ग्राहकों से वो धन जमा करते हैं, उन्हें बचत खातों के रूप में जमा किया जा सकता है। अब ये बचत खाते सेविंग डिपॉजिट, करेंट अकाउंट या डिमांड डिपॉजिट के रूप में भी हो सकते हैं। दूसरी तरफ जिन लोगों को जिन जिन ग्राहकों को धन की आवश्यकता है, वह बैंक से धन उधार ले सकते हैं, जिसके बदले बैंक उनको उनसे ब्याज वसूल करता है। बचत और उधार के अलावा भी बैंक हमें कई सेवाएं प्रदान करते हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण सेवा है बीमा या म्यूचुअल फंड्स की। बीमा को हम अंग्रेजी में इंश्योरेंस सर्विसेज भी कहते हैं, और म्यूचुअल फंड को हम इस तरह से देख सकते हैं कि जहाँ पे छोटे-छोटे कुछ निवेशक अपना अपना अपनी सेविंग्स, अपनी किया हुआ बचत का धन एक फंड में इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा बैंक वित्तीय शिक्षा या काउंसलिंग की सेवाएं भी प्रदान करते हैं। कुछ कस्टमर्स या कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं पता होता कि हम अपने धन का सही उपयोग या हम बैंक की किन सेवाओं को किन किन सेवाओं को या किस तरह की विभिन्न सेवाएं बैंक हमें प्रदान करते हैं, और उनमें से हमारे लिए सबसे उचित कौन सी सेवा है। तो हमारे या बैंकों के ग्राहक अपने लिए उचित सेवा सिलेक्ट कर सकें, उसके लिए बैंक काउंसलिंग की सेवा भी प्रदान करता है। हम आगे देखेंगे कि बैंकिंग द्वारा प्रदत्त सेवाओं में मुख्य क्या है।
सबसे पहले जैसे हमने पहले बात करी, बैंक जनता से बचत, चालू या मियादी सेवाओं के रूप में धनराशियाँ स्वीकार करता है। ठीक है? अच्छा, हम जहाँ बात कर रहे हैं बैंक वित्तीय मध्यवर्ती हैं, हम बार-बार यही बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह बैंक सर्विस है, जहाँ पे वो एक तरफ कस्टमर से या ग्राहकों से, जनता से बचत, चालू या मियादी जमाओं के रूप में धन इकट्ठा करते हैं, वही धन वो उन ग्राहकों की तरफ चैनलाइज करते हैं जिन्हें धन की आवश्यकता है। जिन ग्राहकों से वो धन है उन्हें वो ब्याज देते हैं, जिन ग्राहकों को वो उधार देते हैं लोन के रूप में, उनसे वो ब्याज वसूल करते हैं। इसलिए हम बैंकों को एक मध्यवर्ती वित्तीय संस्था कहते हैं। आगे हम देखेंगे कि बैंक ग्राहक से निर्देश स्वीकार करते हैं और उनकी ओर से बिजली का बिल या एजुकेशन लोन की किश्त, आपके होम लोन की किश्त आदि भी आदि जैसी सेवाओं के लिए किश्त भी आपके तरफ से चुका सकते हैं अगर आप उन्हें उस तरीके के निर्देश दें। तो जिस तरह से ग्राहक बैंकों को निर्देश देते हैं उस तरह से बैंक अपनी सेवाएं उन्हें प्रदान करते हैं। बैंक सरकार की ओर से कर भुगतान स्वीकार करते हैं। ये भी एक बहुत प्रमुख सर्विस है जो कि बैंक हमें प्रदान करते हैं। यह व्यापार, कृषि, घर की खरीद, वाहन की खरीद आदि के लिए पैसा उधार देते हैं। ये जो उधार है जिसे हम अंग्रेजी में लोन सेगमेंट भी कहते हैं, ये अलग-अलग तरीके से ग्राहकों की ज़रूरतों के अनुसार बैंक अलग-अलग ग्राहकों को अलग-अलग सेवाएं प्रदान करते हैं। बिजनेस के लिए ये भी उधार देते हैं। ये कृषि के लिए जिसे हम एग्रीकल्चर लोन कहते हैं उसके लिए भी उधार देते हैं। घर की खरीद के लिए जो होम लोन है वो प्रदान करते हैं। वाहन की खरीद के लिए व्हीकल लोन प्रदान करते हैं। इस तरह से जिन ज़रूरतमंद लोगों को धन की आवश्यकता है उन लोगों को बैंक उधार या लोन की सुविधाएं प्रदान करते हैं। ये विदेशी मुद्रा विनिमय के लेन-देन अर्थात विदेशी मुद्रा की खरीदी और बिक्री भी करते हैं और कारोबारी लोगों एवं अन्य को उनके निर्यात या आयात के लिए भुगतान प्राप्त करने अथवा अदा करने में सहायता करते हैं। यह ग्राहक की ज़रूरत अनुसार विदेशी मुद्रा की खरीद और बिक्री भी करते हैं। इसके अलावा बैंक ग्राहकों की मूल्यवान वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षित जमा कक्ष की सेवाएं या सुविधाएं प्रदान करते हैं। सुरक्षित जमा कक्ष जिसे हम कहते हैं सेविंग डिपॉजिट लॉकर, यहाँ पे ग्राहक अपनी मूल्यवान वस्तुएं जैसे कि गहने, आपके प्रॉपर्टी के कागजात या जो आप ज़रूरी समझें वह चीज़ें वहाँ पे आप सेफली रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक के लॉकर का किराया भरना पड़ता है। पर आपकी ये सारी वस्तुएं जिनका मूल्य अधिक है या जिसे आप मूल्यवान समझते हैं वो आप वहां जमा कर सकते हैं। यह एटीएम मशीन परिचालित करते हैं जिससे ग्राहक अपने खातों में से 24 घंटे में कभी भी धनराशि निकाल सकते हैं। जो बैंक की ब्रांच हैं, शाखाएं हैं, उनका ओपनिंग आवर्स, क्लोजिंग आवर्स रहते हैं कि आप उन्हें सुबह 10 से 5 के बीच में ही आप वहां जाकर उनकी सेवाएं ले सकते हैं। पर जो एटीएम मशीन्स हैं इनमें आप 24 घंटे में अपनी सुविधा अनुसार जब चाहे जा सकते हैं और अपनी सुविधा अनुसार जितना आपके खाते में पैसा है उस अनुसार आप उसमें से पैसा निकाल सकते हैं। एटीएम मशीन खाली आपको धन निकालने की सुविधाएं नहीं प्रदान करते हैं। एटीएम मशीन इसके अलावा भी कई ग्राहकों से निर्देश लेते हैं और उन्हें उसके अनुसार सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। जैसे कि आप अपना बैंक स्टेटमेंट देख सकते हैं। आपको यदि आपके एटीएम का पासवर्ड चेंज करना है
तो आप एटीएम मशीन से ही डायरेक्टली कर सकते हैं। उसके लिए आपको ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यदि अपने लिए चेकबुक ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप वो डायरेक्टली एटीएम मशीन से कर सकते हैं। आपको आपकी नई चेकबुक ऑर्डर करने के लिए ब्रांच जाने की आवश्यकता नहीं है, यदि आप एटीएम मशीन से ये काम करते हैं तो। आज जब हमें पता चला था कि बैंकों में आधार कार्ड या आधार का नंबर जोड़ना एक समय में ज़रूरी हो गया था, जो अब नहीं है, पर यह सुविधा भी बैंक अपने एटीएम मशीन्स के द्वारा कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे थे। यह क्रेडिट डेबिट कार्ड सुविधाएं प्रदान करते हैं जो ग्राहकों को उनके द्वारा की गई खरीद के भुगतान में सहायता करते हैं। क्रेडिट कार्ड का उपयोग धनराशि उधार लेना भी संभव है। इसके अलावा हमने जैसे पहले बात करी, बैंक म्यूचुअल फंड की यूनिटें और बीमा योजनाएं भी बेचते हैं। कई ग्राहक ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी सेविंग डिपॉजिट अकाउंट या जमा जो सर्विसेज हैं बैंक्स की, इसके अलावा भी कई वित्तीय सुविधाओं का लाभ उठाना होता है। उनमें से म्यूचुअल फंड और बीमा निवेश के मुख्य या प्रमुख हम जिन्हें कहेंगे आधारशिला हैं। तो बैंक हमें म्यूचुअल फंड और बीमा योजनाओं की सुविधाएं भी प्रदान करते हैं। आगे हम यही कहना चाहेंगे कि आज बैंकिंग सेवाएं हर एक के जीवन की ज़रूरत बन गई है। वंचितों की वित्तीय ज़रूरतें अलग-अलग हैं। उनकी ज़रूरत की बचत, बीमा और सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऋण उनकी पहुंच के भीतर हों। इस प्रकार उनको ऐसी सलाह की भी ज़रूरत होती है, जैसे हमने अभी बात करी काउंसलिंग की, जहाँ पे बैंक एक प्रमुख रोल निभाते हैं। हमने यह महसूस किया है कि वंचित लोगों तक पहुंचने के लिए शाखा बैंकिंग और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग उचित मॉडल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वित्तीय समावेशन में वित्तीय शिक्षा, परामर्श और लोगों के साथ नज़दीकी संबंध बनाना शामिल है। इस पृष्ठभूमि में और बैंक रहित एवं बैंक सुविधा वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक बैंकिंग सेवाओं को ले जाने के लिए कारोबार सुलभकर्ता, कारोबार प्रतिनिधि, जिसे हम BCBF मॉडल के रूप में देखते हैं, वह शुरू करा गया है। BCBF के रूप में नियुक्त व्यक्ति अथवा संस्था या कंपनी उस क्षेत्र में बैंक शाखा के विस्तृत हिस्से के रूप में कार्य करती है। बैंक द्वारा नियुक्त व्यक्ति अथवा BC कंपनी का कारोबार प्रतिनिधि एजेंट, जिसे BCA कहते हैं, के नाम से भी जाना जाता है। इस व्यवस्था के परिणाम स्वरूप लक्षित जनसंख्या इन एजेंटों के माध्यम से बैंकों की विभिन्न वित्तीय योजनाओं और वित्तीय शिक्षा तक पहुंच सकती है। अतः BCA के लिए यह आवश्यक है कि वह मूलभूत सामान्य बैंकिंग जानकारी, वित्तीय समावेशन में उसकी भूमिका एवं जिम्मेदारियों से परिचित हो। तो मैं आशा करती हूँ कि आज जो हमने बात करी यहाँ पे आप लोग उसे समझ गए होंगे, और मैं आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद।